हम मेरे बैचमेट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों ने जो जो डाउट्स पूछे थे उसके बारे में। सो सबसे पहले ये है भावना एंड दिस इज़ अनुपम, दिस इज़ रश्मि एंड आई एम श्वेता। सो आज हम पूछेंगे जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे उसमें से जो सबसे ज़्यादा लाइव क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाने वाले थे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं भावना से, थोड़ा BSc नर्सिंग और कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। मैं वैसे डे स्कॉलर हूँ, मेरे घर के पास का कॉलेज है तो मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स वाला फील चलता है। और बकाया नर्सिंग की बात रहे तो नर्सिंग में काफ़ी कुछ नया मिला है मुझे सीखने को। हॉस्पिटल में क्लिनिकल ड्यूटी के टाइम पे थ्योरी में टीचर्स से काफ़ी कुछ नया लर्निंग को मिला है। पर्सनालिटी ओवर और थोड़ी डेवलप हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपम, क्या कॉलेज में रैगिंग होती है? नहीं, रैगिंग तो नहीं होती है, लेकिन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन तो समझाने पड़ते हैं जो कॉलेज में अगर आपको सर्वाइव करना है, डिसिप्लिन में रहना है तो ये सब चीज़ें थोड़ा तो ज़रूरी होता है। अब इसको आप अगर रैगिंग का नाम दे देंगे तो वो सही नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना। मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है BSc नर्सिंग में? तो हम मंथली एक्सपेंस की बात करें तो जो हमारी मेस की फीस है जो मतलब 3500 अराउंड होती है। बाकी जो हमारा जो पर्सनल जो हम लोग अपने ऊपर जो लाइफ स्टाइल हम यहाँ आके जी रहे हैं कह सकते हैं तो मिनिमम हम 5000 मांग सकते हैं। अगर मतलब कोई असाइनमेंट बनाना हो गया, कोई मतलब कोई स्टेशनरी को सामान लेना हो गया उसमें लग जाते हैं हमारे। बाकी वो अपने ऊपर है कि हम खुद पे कितना खर्चा करें, कितना ज़्यादा मतलब पैसे का व्यक्ति कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ डे स्कॉलर अगर हम हॉस्टल ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस केस में हमारा कितना खर्चा हो जाता है, ये बताएंगी भावना क्योंकि ये डे स्कॉलर है। एज अ डे स्कॉलर तो महीने का मेरा 100 रुपये का पेट्रोल उससे मेरा आना जाना हो जाएगा। असाइनमेंट वगैरह में जरूर हाँ खर्च होता है तो अराउंड 1000 रुपीज़ मान सकते हैं पर मंथ हमारा एक्सपेंस। अगर हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो बस 1000 रुपये। हाँ, क्योंकि जो भी बकाया सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो फैमिली में हो जाता है, आपका रेंट का, खाने का, तो वो सारा एक्सपेंस बच जाता है। क्वेश्चन है कि क्या BSc नर्सिंग के साथ कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं जैसे BSc हो गया? नहीं, जैसा मैंने सुना है कि तो अभी तो ऐसा रूल आया है कि आप 2 ग्रेजुएट कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कोई और कोर्स करने की, क्योंकि ये पूरा ग्रेजुएशन आप कहीं भी कोई भी अगर फॉर्म आप अदर भी भरते हैं और उसमें अगर ग्रेजुएशन मांग रहा है तो आपका पूरा काम करता है BSc नर्सिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या हम BSc नर्सिंग करने के बाद मतलब BSc नर्सिंग में हम हिंदी में लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्स वगैरह हम हिंदी में दे सकते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है IELTS के अकॉर्डिंग। उसमें ये है कि अभी तक तो सारा मतलब इंग्लिश में ही है, उसके जितने भी कोर्स है जो भी उसका शेड्यूल बनता रहता है वो इंग्लिश में है। जैसे हमारी सारी जो बुक्स आती हैं वो इंग्लिश में ही आती हैं, हमारे एग्ज़ाम भी सारे इंग्लिश पैटर्न में ही होते हैं। जैसा कि हम मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, हमारे जो लेक्चर चलते हैं वो भी हिंदी इंग्लिश मिक्स चलते हैं। और वैसे हम भी एक UP बोर्ड से ही हिंदी मीडियम से ही, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो हम उसे कवर अप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSc नर्सिंग में हम टोटल कितनी लीव्स ले सकते हैं, कितनी छुट्टियां ले सकते हैं अपने तरफ से? वैसे तो हमें जो अटेंडेंस की नीड होती है वो 80% मतलब मिनिमम रहे तो सही है। अगर उससे ज़्यादा है तो और भी सही है। वो वैसे मतलब 5 मिनट का भी तो ऑलरेडी मिलता है, उसमें हम 2-4 ले भी सकते हैं, लेकिन हमें ये मेंटेन करके चलना होता है अटेंडेंस जो होती है। और जो हमारा क्लिनिकल होता है वो 100% होता है, तो उसे तो मतलब भी छुट्टी ना ही ले तो बेहतर है। क्या BSc नर्सिंग में स्कॉलरशिप मिलती है? मेरे बैचमेट्स की तो आती है स्कॉलरशिप और उसके लिए एक अलग से रेगुलेशन होती है कि आप उस क्राइटेरिया में अगर आप फिट हो रहे हो तो आपको भी मिलेगी स्कॉलरशिप। पर आप भले ही किसी भी कैटेगरी के हो, उसका जितना पता तो नहीं है लेकिन हाँ मिलती है। मेन क्राइटेरिया क्या रहता है स्कॉलरशिप का कि आपके घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसमें 1 लाख से कम आपकी इनकम आपकी फैमिली की इनकम रहनी चाहिए, टोटल फैमिली की इनकम। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, अगर वो आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है देन किसी भी कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जितनी हम फीस भरते हैं उससे ज़्यादा ही मिलती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मिलती है। कोई भी बच्चा जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहता है। अगर आपका कॉलेज गवर्नमेंट होती है तो स्कॉलरशिप से आपकी पूरी फीस कवर हो जाती है। प्राइवेट में फ़ीस थोड़ी हाई होती है तो वो अराउंड 50% आपकी फ़ीस कवर होती है, उसमें पूरी नहीं हो पाती, लेकिन गवर्नमेंट में आपकी पूरी फीस कवर हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम के बारे में है, सीनेट एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर किसी को प्रिपेयर करना हो तो वो कैसे पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत बता सकते हैं? सीनेट का देखिए, पर्सनली मेरा ऐसा था कि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। 11th और 12th के बेसिस पे आपका निकल सकता है। अगर आपने 11th और 12th अपना बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका निकल जाएगा। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स भी आती हैं सीनेट के लिए, जो श्वेता टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है अपने चैनल पे, तो आप उनको देख कर भी अपना सीनेट ईजिली निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि क्या बीएससी नर्सिंग के साथ किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? जैसे कुछ लोग नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ लोग एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो क्या ये कर सकते हैं अगर देखिए, करना चाहते हैं? सीनेट के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीट कर रहे हैं देन मुझे लगता है सीनेट आपका बहुत ईजिली निकल जाएगा, आपको उसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीट में ये रहता है ना कि हम बहुत ही स्पेसिफिक नीट में हम बहुत ही जनरल वो पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, ओवरऑल कवर करते हैं। और इसमें क्या रहता है, इसमें उतना डीपली नहीं पूछा जाता है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन सीनेट आपका ईजिली निकल भी जाएगा। नहीं, अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे उसका एडमिशन हो गया, उसके बाद वो नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हमारे इस कोर्स के साथ, अगर वो बीएससी नर्सिंग परस्यू कर रहा है उस हाँ। टाइम पे वो नीट की या फिर किसी और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है उस इंसान पे, वो कितना डेडिकेटेड है अपने एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और अगर आपके अंदर थोड़ा सा आलस है, आप इतना टाइम नहीं निकल पा रहे हो, तो आप घर पे भी उतना फोकस नहीं कर पाते हो। बकाया अगर आप टाइम निकालने की कोशिश करो तो आपको मिल जाएगा टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे हम लोग ओपीडी में, जैसे हम लोग की ओपीडी वगैरह में ड्यूटी लगती है, तो क्या हम वहाँ पे मेडिसिन लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन है। जी नहीं, हम मेडिकेशन नहीं लिख सकते हैं, हम सिर्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अभी मेडिकेशन हम लोग प्रिस्क्राइब तब कर सकते हैं जब अपना बीएससी नर्सिंग करने के बाद अलग से कोर्स होता है, उसको अगर हम कर लेते हैं देन हम एलिजिबल हो जाते हैं मेडिकेशन लिखने के। नर्स और प्रैक्टिस CHO वाला बताऊँ? हाँ, बता और जो CHO की होती है, कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट होती ऑफिसर है। पोस्ट होती है, उसमें ओवरऑल आपका मेन वर्क यही होता है कि एक आपको रूरल एरिया में भेजा जाता है, उस विलेज में आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पे जो लोग आपको विजिट करने आते हैं उनको बेसिक जो मेडिकेशंस होती हैं वो आपको ही उन्हें बतानी पड़ती हैं, और आपको ही उन्हें देनी पड़ती हैं दवाइयाँ। और इसमें क्या रहता है कि ये आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद एक जॉब है CHO, उसमें होता है। बट जब आप अपने इस ट्रेनिंग पीरियड में होते हो या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ये अथॉरिटी नहीं होती है कि आप मेडिकेशन लिख के किसी को प्रेस्क्राइब कर सको। और एडमिनिस्टर मतलब लगाना, किसी को भी आप मेडिकेशन लगा सकते हो बट आप लिख के नहीं दे सकते, मंगवा नहीं सकते पेशेंट से। जो वार्ड में जो डॉक्टर ने बताया है आप सिर्फ वही लगा सकते हो। सो हम लोग हैं अभी, मतलब हमारा जो कॉलेज है GMC उरई, तो उसके लिए कितने नंबर चाहिए? नंबर तो आपके मतलब कैटेगरी वाइज भी बहुत तो वेरी करती है कि मतलब आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो फिलहाल रैंक जो 1000 के मतलब अंडर आते हैं उनका मतलब इजीली हो जाता है। जैसे अगर आपका रैंक जो है 1000 के अंडर है तो इजीली आपको कोई भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। बट अगर एक एवरेज की बात करें तो अगर आपका रैंक 1000 से 1500 के बीच में है, फिर वो कैटेगरी पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता ही है। अगर इतने से बीच में है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, लास्ट राउंड तक भी मिल जाएगा कॉलेज GMC उरई की बात करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएससी नर्सिंग अगर हम चूज़ कर लेते हैं, अगर हम अभी लाइक एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो क्या हमें 4 साल के बाद कोई रिग्रेट करना पड़ेगा? नहीं, क्यों? हमें तो ऐसे कोई लगा नहीं कि हमें रिग्रेट करना पड़ेगा उसके लिए। फिलहाल अगर कोई भी कोर्स ले रहे हो तो उसके लिए तो हार्ड वर्क पहला ही वो मस्ट है, वो तो करना ही है। अगर आपने मान लीजिए कि ग्रेजुएशन के लिए आपने बीएससी ले लिया तो आपको उसके बाद एमएससी भी करना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो तैयारी चलती है गवर्नमेंट की तो वो तो करनी ही पड़ेगी। तो आप मुझे इसमें करो उसमें करो, करना तो आपको हर जगह ही है, इससे अच्छा इसी में क्यों ना करें। मुझे भी नहीं लगता कि मुझे कोई रिग्रेट रहने वाला है 4 साल बाद, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सीरियस होकर अगर वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी और काफ़ी अच्छी सैलरी पे जॉब मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी रिग्रेट रहने वाला है। मुझे तो नर्सिंग चूज़ करके कोई रिग्रेट है नहीं। अब रिग्रेट की बात होती है तो मुझे लगता है कि
जो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ कर देते हो जो आपको पसंद नहीं है, तो वो नर्सिंग हो या फिर कोई और भी प्रोफेशन हो, आपको थोड़े टाइम बाद स्ट्रेसफुल लगेगा, आपको रिग्रेट होगा। और मेरी बात रही तो मुझे तो रिग्रेट नहीं फील होता है, क्योंकि आफ्टर नर्सिंग भी मैं चाहूँ तो मैं ट्यूटर वाली लाइन में जा सकती हूँ, टीचिंग लाइन में जा सकती हूँ, और चाहूँ तो क्लिनिकल में। नर्सिंग खुद में एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें आपको इंडस्ट्रीज़ में अलग ऑप्शन मिलते हैं, स्कूल नर्स अलग होती है, और जो अलग अलग सेमिनार्स होते हैं उनमें आपको अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन में नर्सिंग में जाने चाहते हो, अगर आपको ये फील होता है कि इंडिया में रिस्पेक्ट कम है, तो बाहर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पे जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ इस पर कि अगर जैसे आपको लग रहा है कि आपको बीएससी नर्सिंग 4 साल बीएससी नर्सिंग करने के बाद ऐसा ना हो कि कहीं आपको प्राइवेट में जॉब करना पड़े, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई सैलरी नहीं होगी अच्छी खासी, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम बहुत अच्छे से 4 साल तक पढ़ते हो, उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो उसमें अच्छी खासी तुम्हें सैलरी भी मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि अगर रिग्रेट ही करना है तो तुम कोई और भी कोर्स करोगे तब भी तुम्हें रिग्रेट होगा, अगर तुम आगे नहीं पढ़ना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आप MBBS करो तो उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा 1-2 साल, उसके बाद भी आप 4 साल का MBBS करोगे, उसमें इंटर्नशिप करोगे, 5.5 साल का आपका वो कोर्स हो जाएगा। उसके बाद भी MBBS की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, सिर्फ सिंपल अगर आप MBBS करते हो तो लाइक जितना हमें पहले लगता है एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले कि MBBS कर लेंगे तो बहुत मतलब नाम हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको MD करना पड़ेगा, फिर MS करना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी लाइफ के 10 से 12 साल वेस्ट करने पड़ेंगे। वेस्ट तो नहीं कह सकते बट देने पड़ेंगे, तब जाके आप एक डॉक्टर बनोगे अच्छा, जिसको मतलब लोग रेस्पेक्ट भी करें। ऐसे सिंपल अगर आप सिर्फ MBBS करते हो तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है इंडिया में, और नॉर्मली लोग जो है वो ट्रीट भी नहीं करवाते, उनको भी चाहिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। और वहीं अगर आप सिर्फ 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो जिससे आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, तो आपको सैलरी भी तो 4 साल के बाद अच्छी मिल रही है। 75 से 1 लाख तक अगर आपको कोई कोर्स सैलरी दे रहा है लाइक इतनी ज़्यादा सिर्फ 4 साल के बाद और कम एज में भी, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर कुछ हो सकता है। और रही बात जो रेस्पेक्ट की बात करते हैं लोग, तो रेस्पेक्ट कमाई जाती है, वो ऐसे मिलती नहीं है किसी भी कोर्स में। अगर आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो, अच्छे से आप अपना काम कर रहे हो, अपनी सारी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, लोगों की प्रॉपर केयर कर रहे हो, तो फिर आपको क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिलेगी। और जो प्रीवियस जो नर्सेज हैं, अगर आप उनको देखोगे एक बार, अगर उनको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही है, कितना वो काम कर रही है और कितनी वो रिस्पेक्ट कमा रही है, वो दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके लिए सिर्फ आप एक बार हॉस्पिटल विजिट करके आओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी मेरा यही है पर्सनली ओपिनियन जो था वो मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है BSc नर्सिंग चूज़ करने के बाद कि अब 4 साल के बाद क्या होगा, कोई भी एग्ज़ाम लेंगे क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उस केस में हमारे पास केवल यही एक ऑप्शन नहीं है कि हम नर्सिंग ऑफिसर बने, हम नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं, RRB है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं कि आप कहीं पे भी जा सकते हो। कोई एक सिंगल ऑप्शन नहीं है कि जैसे अगर आप MBBS करते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको PG करनी ही करनी है, बट यहाँ पे वो नहीं है कि आपको MSc करनी ही करनी है, आप कहीं पे भी जा सकते हो। इतने सारे मतलब एरियाज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाय।